एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जियोलॉजी का, देखो, अंतिम प्रहार सीरीज है ये, तो इसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जियोलॉजी के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो मतलब जियोलॉजी, अगर हम बात करें कि जियोलॉजी स्टूडेंट हो अगर आप, ठीक है, माइनिंग स्टूडेंट हो, जियोलॉजी स्टूडेंट हो, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जिनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। राइट, तो बस वही चीजें हैं, वही एक रिवीजन है जो हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द एस वेव्स कम्स टू एन एंड। मतलब एस तरंग का जो अंत होता है वो कब होता है? तो ऑप्शन दिया, अ बैरियर बिटवीन द क्रस्ट एंड द मैंटल, द बॉर्डर बिटवीन द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, द बॉर्डर बिटवीन द मैंटल एंड द कोर बाउंड्रीज, या फिर इनर या फिर आउटर कोर बाउंड्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ठीक है, तो ये सब जानते हो, एस वेव्स क्या होता है, पी वेव्स क्या होता है, रिले वेव्स, सरफेस वेव्स, ये सब मैंने आपको बताया है। राइट, जब अर्थ का चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। अब ये कहना चाह रहा है कि जो एस वेव्स है वो कहाँ पे आके रुक जाती है। अब जैसे ये तो ठीक है कि एस वेव्स जो है आ रही है, तो ये जो हमारा, जैसे ये हमारा, जैसे मान लो ऐसा कि ये कोर है, ये मेंटल है, ठीक है, कोर मेंटल और ये क्रस्ट, ऊपर का पोर्शन क्रस्ट है। तो जो कहता है कि जो एस वेव से, मान लो एस वेव जो है ऐसे आ रही, ठीक है, एस वेव्स ऐसे आ रही, तो ये कहाँ पे जाकर रुक जाएगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब क्रस्ट मैंटल के बैरियर पे, या फिर लिथोस्फेयर एस्थेनो के बॉर्डर पे, या फिर मैंटल कोर के बॉर्डर पे, या फिर कोर बाउंड्रीज यानी इनर आउटर कोर बाउंड्रीज, कहाँ पे जाके रुक जाएंगे? देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द बॉर्डर बिटवीन द मैंटल एंड द कोर। ठीक है, कैसे होगा ये भी समझेंगे। तो जो बॉर्डर बिटवीन द मेंटल एंड द कोर, तो ये जो मेंटल और कोर के बीच का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे आके जो है एसओएस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम अर्थ के इन साइड की अगर हम बात करें, तो जो वेव्स होते हैं ना, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के तौर पे। ठीक है, यानी कोर मेंटल बाउंड्री पे, कोर मेंटल कहाँ पे, यहीं पे है ना, कोर मेंटल बाउंड्री। मोहरोविसिक अभी बताया था, डिसकंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा। तो डिसकंटिन्यूटी मतलब यही होता है कि जहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना सेस्मिक वेव्स का, वो इंटेंसिटी चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पोर्शन मैंने बताया कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, सेस्मिक वेव्स आ रही हैं, तो अगर जहाँ पे इंटेंसिटी इसका चेंज होता है वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे देखा, मैंने बताया आपका कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी, फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, फिर लास्ट में लेहमान डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जो सेस्मिक वेव्स आ रही हैं उनका जो इंटेंसिटी है ना, तो वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, कम होते चले जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटीज। राइट, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, द बॉर्डर बिटवीन द मेंटल एंड द कोर। ठीक है, तो एस वेव्स जो है वो कहाँ से, वहाँ जो एस वेव्स है वो लिक्विड से पास नहीं हो पाती है, और कहाँ पे जाके रुक जाती है, कोर मेंटल बैरियर पे। ठीक है, तो एस वेव का जो शेडो है वो देखने को आपको मिल जाएगा अर्थ के अपोजिट में, एज ए सेस्मिक सोर्स। ठीक है, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बॉर्डर बिटवीन मेंटल को याद रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, द अर्थ विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द अर्थ क्रस्ट। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या फिर आयरन? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, इसका जो आंसर है ना, आपको नीचे आंसर की में आप जाओगे ना, तो आपको वहां पर डिटेल आंसर की मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हो। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। करियर इन एक्शन सर्च करोगे, जो पहला आएगा चैनल उसी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे सर मिल जाएगा। मीडिया में जाओगे आप, मीडिया में जाओगे, वहाँ पे आपको फाइल्स दिखेगा, फाइल्स में जाओगे, सारे ही पीडीएफ आपको दिख जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, बाद में रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। चलो, ये तो समझ में आ गया। अब हम जरा अपने क्वेश्चंस पे देख लें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, राइट, तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, क्या है? देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सबको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है मोस्ट प्रिवलेंट कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, 46% टोटल मास, ठीक है, 46% टोटल मास का, 46% जो है टोटल मास का 46% ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा, अगर पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप ऑक्सीजन लगा देना। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एट द मैग्नेटिक पोल द कॉस्मिक रेडिएशन स्ट्रेंथ इज दैट इट्स लोवेस्ट। चुंबकीय ध्रुव पर ब्रह्मांडीय विकिरण शक्ति सबसे कम होती है। कहाँ पे कम होती है? देखो, मैग्नेटिक बोल रहा है कि मैग्नेटिक पोल पे, है ना, जो कॉस्मिक रेडिएशन स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे कम होती है। कह रहा है कि देखो, जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पोल है,
ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक पोल है, तो मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, तो जो कॉस्मिक रेडिएशन स्ट्रेंथ है वो कह रहा है कि कहाँ पे कम होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बोलें कि ये देखो, ये आपका क्या है, ये तो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, और ये यहाँ पे आपका इक्वेटर हो गया, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ पे जो है कम होता है, इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो हमें पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इक्वेटर पे, ठीक है, जो मैग्नेटिक पोल है, जहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, कॉस्मिक रेडिएशन स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम कहाँ पे होता है, वो इक्वेटर के पास में होता है, ठीक है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, क्यों होता है, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखो, जो इंटेंसिटी होता है ना आयोनाइजिंग कॉस्मिक रेज का, वो सबसे ज्यादा हाई होता है कहाँ पे, पोल्स एरिया पे, ठीक है। मतलब पोल्स एरिया पे सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा कुछ बना हुआ है कि यहाँ पे जो कॉस्मिक रेज है उसका इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है, पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, इक्वेटर पे कम होता है, ये समझ लीजिए। अच्छा, इसमें इसमें होता क्या, ऐसा हो क्यों रहा है, देखो जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ का फील्ड लाइन है ना, अर्थ का जो फील्ड लाइन है वो गाइड करता है कॉस्मिक रेज को पोल की तरफ जाने पे, ठीक है, मतलब ये गाइड करता है पोल्स की तरफ जाने पे, इसलिए जो है पोल्स पे ज्यादा कॉस्मिक रेज का इंटेंसिटी जो है, सॉरी, कॉस्मिक रेज का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जो फ्लो है कॉस्मिक रे स्ट्रेंथ का, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। एल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे जो कॉस्मिक रेज का स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना जानना हमें जरूरी था। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, वीडियो के दौरान आपको बताया मैंने, बहुत सारे क्लासेस में बताया आपको, जब भी अर्थक्वेक का बात आया है तो ये मैंने बताया है कि किस स्केल से हम इंटेंसिटी नापते हैं, है ना, अर्थक्वेक वेव्स को नापते हैं। तो इसको तो आई होप आप लोग लगा ही लोगे आंसर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम अर्थक्वेक वेव्स को, ये बताना आपको। यहाँ पे इंटेंसिटी नापने को नहीं बताया कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो इंटेंसिटी नापता है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, ये जो पूछ रहा है पहले इसका आंसर जान लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहे सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राम, सेस्मोमीटर, सिंटिलोमीटर। तो सिंटिलोमीटर होगा नहीं, सेस्मोमीटर भी नहीं होगा, सेस्मोग्राम नहीं होता है, सेस्मोग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेस्मोग्राफ, ठीक है। तो सेस्मोग्राफ जो डिवाइस है वो क्या रिकॉर्ड करता है, ग्राउंड का मूवमेंट। जब अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड का जो मूवमेंट होता है, शेकिंग होता है, वो सब रिकॉर्ड करता है ये, ठीक है, सेस्मोग्राफ याद रखिएगा। दे आर यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेस्मोलॉजिकल सिस्टम एंड आर पुट इन द soil worldwide. Okay, come to the next question. Question number 5. Which factors are hypothesized to be involved in plate movement? अब कहता है कि कौन से फैक्टर को ये माना गया है कि हाँ वो प्लेट मूवमेंट में उसका इन्वॉल्वमेंट है। प्लेट संचालन में शामिल होने के लिए किन कारकों की परिकल्पना की गई है। तो आइसोस्टैसी, अर्थ रोटेशन, थर्मल कन्वेक्शन सेल, या फिर पोलर वनरिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल कन्वेक्शन सेल, ठीक है। कैसे, देखो पहले ये समझो, ये हो गया हमारा कोर पोर्शन, ठीक है, कोर हो गया, और ये हो गया मेंटल, और ये हो गया आपका क्रस्ट, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ का पोर्शन है, मान लो गोल कर दो ना, तो गोल बीच जैसे अर्थ होता है, तो गोल का क्रस्ट है, सॉरी कोर है, फिर ये मेंटल है, फिर ये क्रस्ट है। उसी तरीके से इसको मैं हाफ कर दिया है, ठीक है, कोर मेंटल क्रस्ट, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझो, जो मेंटल है ना, इसमें जो कन्वेक्शन होता है वो उसको क्या करता है, मेंटल उसको प्रोपेल कर देता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसको प्रोपेल कर देता है। प्रोपेल मतलब कि आगे की ओर उसको ढकेल देना, ठीक है। वो प्लेट मूवमेंट की यहाँ बात हो रही है ना, तो थर्मल कन्वेक्शन सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझो, कन्वेक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि कोई डेंस कोल्ड ऑब्जेक्ट जो सिंक करता हो, सिंक डूब जाए, बहते हुए डूब जाए, ऐसा कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ठीक है, वार्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट हो वो डूब जाए बहते हुए, ठीक है। जैसे हम स्लैब्स की बात करें तो ये कोल्ड सिंकिंग आइटम है अर्थ में। अगर कन्वेक्शन की बात हुई है तो ये समझना जरूरी है आपके लिए कि अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं या फिर लिथोस्फेयर की बात कर लो, तो ये सबसे ऊपर होता है ना, मेंटल के सबसे ऊपर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है आपका लिथोस्फेयर, ठीक है। तो जो मेंटल का सबसे टॉप पे होता है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि क्या नाम है, इस पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेट की बात करें तो प्लेट्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं। तो कन्वेक्शन करंट क्या करता है विद इन मेंटल, मतलब मेंटल के अंदर जो कन्वेक्शन करंट है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ साइकिल, मतलब एक कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें हॉट लिक्विड रॉक्स है, मतलब मेंटल के अंदर, जो धीरे धीरे क्या हो रही है, राइज हो रहे हैं, मतलब बहुत गहराई से जब राइज होंगे
विद इन द अर्थ टू द टॉप ऑफ द मैंटल, तब क्या होगा, ये प्लेट्स जो है ये मूव करेंगी ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उससे क्या होगा, ये जो प्लेट है हमारा, लाइक ऐसे प्लेट है अगर हमारा, तो ये इस टाइप से हो जाएंगे। अगर प्लेट प्लेट बराबर है तो ये क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगी ना, उसी की वजह से क्या होता है, आपका प्लेट मूवमेंट होता है, फिर अर्थक्वेक आता है ना, तो इसी तरीके से हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट इंटरनल हीट इंजन। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन इंजन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। कहता है कि जो सोर्स होता है कि अर्थ का जो इंटरनल हीट इंजन है उसके लिए क्या सोर्स कहोगे आप एनर्जी का। सोलर एनर्जी, ओशन टाइड्स, या फिर वोल्केनो, या फिर रेडियो एक्टिविटी। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा हम देखते हैं, तो जो हीट फ्लो होता है ना अर्थ के इंटीरियर में, मतलब टॉप की तरफ, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम अर्थ इंटीरियर टुवर्ड द टॉप, वो जो माना गया है कि ये जो है टेरावाट रेंज, ये टेरावाट रेंज में होता है ऐसा। ठीक है, जो हीट फ्लो होती है अर्थ के इंटीरियर में, कहाँ तक, टॉप के तरफ अगर जा रही है, तो ऐसा माना जाता है ये टेरावाट रेंज के में होता है ऐसा। इट कम्स फ्रॉम टू प्राइमरी सोर्स नियरली इक्वल अमाउंट। तो दो प्राइमरी सोर्स जो है, ये जो आती हैं, ये दो प्राइमरी सोर्स के तरीके से आती हैं, इक्वल अमाउंट में होती है। एक तो हो जाता है आपका रेडियोजेनिक हीट। देखो जो मेंटल और क्रस्ट में जो आइसोटोप्स हैं, उनका जो रेडियो एक्टिविटी है, उनके द्वारा रेडियोजेनिक हीट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइम ऑर्डियल, ठीक है, प्राइम ऑर्डियल हीट जो, अब प्राइम ऑर्डियल हीट की बात करेंगे तो ये बच जाता है अर्थ के बर्थ में। ठीक है, तो ये यहाँ समझना जरूरी था कि जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक एनर्जी का सोर्स है अर्थ के इंटरनल हीट इंजन के लिए। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के संचय में योगदान देता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द ओशन इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्थ, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयड photosynthesis, oxygen settled on earth from planet further from the sun, rocks weathered and release their oxygen। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयड फोटोसिंथेसिस। कैसे, देखो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है साइनोबैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो, जो कि बहुत स्मॉल क्रिएचर्स है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस तो जानते हो आप, है ना, प्रकाश संश्लेषण की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, सनलाइट को लेता है, यूज करता है ना, वाटर को यूज करता है। ठीक है, तो क्या क्या लेता है, पहले तो ये जानो कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया क्या क्या लेता है, सनलाइट लेता है। ठीक है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, और क्या लेता है, CO2 लेता है। CO2 लेता है किस लिए लेता है, ताकि आप क्या बनाओ इससे, आप खाना बनाओ और ऑक्सीजन बनाओ। यही ऑक्सीजन फिर हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम अब बात करें तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, इस जितने भी प्लांट्स हैं हमारे प्लैनेट्स पे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इसी पे डिपेंड करते हैं, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया के ऊपर, ताकि ये क्या करें, ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करें उन लोगों के लिए, ताकि उनको क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, राइट। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पेड़ काट दोगे तो सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जो कौन सा फॉलोइंग फैक्टर जो है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन के संचय में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर मे बी एन इंक्रीज इन सी लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ। अब कहता है ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोग जानते होंगे ना, मैंने इतनी बार बताया, ऑब्वियस सी बात है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है। तो किसके कारणवश, अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है उसके कारण कौन सा इस चार ऑप्शन में से सी लेवल के बढ़ने का कारण हो सकता है। अ मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, बोथ ए एंड बी, आइसोस्टैटिक रीबाउंड। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर तो दोनों ही हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो बहुत ही करंट न्यूज है। अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ बहुत जगह तो कहा भी गया है कि हाँ ठीक है, मुंबई जो है आने वाले समय में जो है डूब जाएगा, है ना। और बहुत सारे कंट्रीज ही ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो सी लेवल अगर हाई होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कंट्री तो बर्बाद हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से इस चीज को समझना जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना होगा। अगर हम नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नेचर हमें तबाह कर देगा, है ना। तो देखो हमें पता है कि ओवर द प्रीवियस 2.5 डिकेड्स, ठीक है, मतलब पहले देखो 2 या 2 से अधिक दशक की अगर हम बात करें, यानी हम पहले की बात कर रहे हैं,
तो एवरेज सी लेवल जो था वो इंक्रीज किया था कितना कितना 21 से 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एवरेज सी लेवल जो है 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ गया है। देखो जो इंक्रीजिंग वाटर लेवल है ना, मोस्टली किसके वजह से हो रहा है, ये जो ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर से जो गिरते हैं ग्लेशियर, वो मेल्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, है ना, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो आइस शीट है वो भी मेल्ट होती है ना, और जो थर्मल एक्सपेंशन है वार्म सॉल्ट वाटर का, वो भी मिक्स होते हैं। तो इस तरीके से जब कुल सब मिक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि का जो लेवल है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो आइस कैप से मेल्ट होगा, थर्मल एक्सपेंशन भी हो रहा है सी वाटर का, तो वो भी उसके वजह से भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द ओजोन लेयर इन अर्थ एटमोस्फेयर इज लिमिटेड टू द फ्लोइंग एरियाज। कहता है कि जो ओजोन लेयर है ना, मैंने आपको बताया है कि जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वहां पे ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो जरा, फटाक से बताइए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन लेयर की बात आती है तो याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर को भूलना नहीं है। ये समझ लो इनकी वाइफ, ओजोन लेयर की वाइफ कौन है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल। तो द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज लिमिटेड टू द फ्लोइंग एरियाज। तो कहता है कि जो ओजोन लेयर है अर्थ में, हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर है, उसमें ओजोन लेयर है, राइट। तो ये किस एरिया तक लिमिटेड है, ये कहना चाह रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत निम्नलिखित क्षेत्रों तक सीमित है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो इसको मैंने आपको बताया है, बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है फाउंड किया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, ये 15 से 30 किलोमीटर तक जो है, मतलब अर्थ सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अर्थ के सरफेस से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है। इट एब्जॉर्ब द मेजोरिटी ऑफ सन्स अल्ट्रावायलेट एनर्जी। अब देखो यहाँ पे इसका मेन काम होता क्या है, हमारा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और ये सन है। सन से क्या आ रहा है, सन से बहुत सारी यूवी रेज आ रही है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, तो बहुत सारे तरीके के रेज आती हैं। तो ये क्या करता है, ये इसके ऊपर जो है एक परत चढ़ी हुई है, किसकी, ओजोन की, ओजोन लेयर बोलते हैं इसको। तो ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोई मतलब जितने भी डैमेज टाइप के अगर हम बात करें कि रेज हैं तो उनसे हमें ये बचाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जब ये सन रेज जब यहाँ से आती हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वापस चली जाती हैं, ये है यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो रही है। तो ये हमें इससे क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, ठीक है। लिमिटिंग द अमाउंट दैट रीचेस द अर्थ। तो इस तरीके से क्या करता है, ये अर्थ पे पहुंचने से यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, बचाता है हमें। तो ये यहाँ पे जाना जरूरी था, स्ट्रेटोस्फेयर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द क्रैक्स अलोंग विद दोज ब्लॉक्स दैट हैव मूव रिलेटिव टू वन अनदर। कह रहा उन ब्लॉकों सहित दरारें क्या है जो एक दूसरे के सापेक्ष चली गई हैं, फोल्ड, ज्वाइंट, फॉल्ट्स या फिर इंट्रूजन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, फॉल्ट। तो फॉल्ट्स का डिफिनेशन क्या है, पहले तो ये समझो, दोस क्रॉक्स अक्रॉस व्हिच देयर सीम्स टू बी अ रिलेटिव मोशन ऑफ अ ब्लॉक पास्ट वन अनदर सेज द डेफिनेशन ऑफ फॉल्ट्स। देखो फॉल्टिंग मतलब ये होता है कंप्लीट प्रोसेस है कि फ्रैक्चर फॉर्मेशन का, और या फिर ब्लॉक माइग्रेशन की बात कर ले एक दूसरे के अगेंस्ट, उसी को हम बोलते हैं फॉल्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि faults are the cracks along with those blocks and that have moved relative to one another, ठीक है। ये समझना जरूरी था, ये याद कर लो, बिल्कुल ये फॉल्टिंग वाला आ सकता है। फोल्ड्स, जॉइंट्स, और ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप देख सकते हैं, आप मेंबरशिप क्लास ले सकते हो, वहां पे मैंने इसको कंप्लीट किया है, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म एंड कॉजेस ऑफ दीज रॉक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन आर नोन एज। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, इसको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी then you have to know about these type of definitions, okay। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भू विज्ञान का वह क्षेत्र जो इन रॉक संरचनाओं के विकास के रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारणों से संबंधित है, किस रूप में जाना जाता है, रॉक जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, बेसिक जियोलॉजी या फिर लिथोलॉजी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना आपको। देखो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ाया है, ये आप देख सकते हो, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा फील्ड है जियोलॉजी का जो किससे डील करता है, किससे डील करता है, रॉक स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन है, उसके फॉर्म्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, उसके कॉजेस, ये सब के बारे में जो डील करे उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ठीक है। रॉक्स और उनके डेवलपिंग एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मतलब क्रैक्स, फॉल्ट्स, फोल्ड्स, ये सब पड़ते हैं, इनका प्रेशर पड़ते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब से हमें पता चलता है ये सब किसके अंदर में आ गया, ये सब हम कैसे जान पाएंगे, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, ठीक है। तो ये जानना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
हु अमंग द फ्लोइंग रॉक्स हैज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रैटिफिकेशन, निम्नलिखित में से किस चट्टान में महत्वपूर्ण स्तरीकरण है? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर फॉसिल रॉक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर ले तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा रॉक्स जिसमें सिग्निफिकेंट स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स ये लगाइएगा आप। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं, ये कैसा टाइप है रॉक्स का, जो फॉर्म होता है किसके द्वारा? एक्युमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है या फिर मिनरल है, उसका अगर डिपोजिशन हो जाए, उसका जो है अगर जमाव हो जाए, तो उस वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये समझना जरूरी था। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सैंडस्टोन हो जाएगा, है ना, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन और आपका हो जाएगा सिल्टस्टोन। ठीक है, सिल्टस्टोन और आपका शेल हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके हो जाएंगे आपके क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये मतलब जब फॉर्म होते हैं, ये ज्यादातर जो एक सेपरेट लेयर होता है ना, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, तो वो एक बना देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राटा बोलते हैं या फिर बेड्स बोलते हैं। तो ये ज्यादातर इसी रॉक्स में देखने को मिलता है आपको, ये जो स्ट्राटिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन रॉक्स ऑन द प्लैनेट इज। तो सबसे ग्रह पर सबसे आम चट्टान कौन सी है? इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक, या ऑल आर फाउंड इन इक्वल अमाउंट? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो वही फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो रॉक्स है प्लैनेट पे पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक ही है। अगर हम कंपेयर करें इसको इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से, ये जो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, ये आपको डीप बीनीथ द अर्थ आपको मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, लेकिन अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑन और नियर द सरफेस। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्शन होता है, वेदरिंग होता है, डिजोल्विंग होता है, रेनफॉल होता है, लिथिफिकेशन होता है, ये कुछ मेजर जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करते हैं, अपना फॉर्मेशन करते हैं सेडिमेंट्री रॉक, इन्हीं के द्वारा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ये, और बन जाता है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द डायरेक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए इंक्लाइन रॉक स्ट्रैटा इज टर्म एज। देखो एक झुकी हुई चट्टान की परत पर एक क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? तो ये देखो डीप, स्ट्राइक, एंटीक्लाइन या फिर फ्री फेस, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीप। ठीक है, ये तो बहुत डिफिनीशन है, ये मैंने आपको बताया, डीप, स्ट्राइक, एंटीक्लाइन, फ्री, एंटीक्लाइन, फ्री फेस, ये सब मैंने आपको बताया है, इसको आप एक बार देख के जाना। तो ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए इंक्लाइन रॉक स्ट्रैटा इज टर्म एज डीप। ठीक है, देखो डीप को डिफाइन किया गया है कि हाईएस्ट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रैटम ऑफ रॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको कैसे मेजर किया जाता है? इन डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो डीप मतलब होता क्या है? डीप मतलब स्लोप होता है या फिर इंक्लाइनेशन होता है। ठीक है, झुकाव, अगर हम बात करें झुकाव। ठीक, देखो इसका मतलब ये होता है स्लोप या फिर इंक्लाइनेशन। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई सरफेस है, ये सरफेस हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, लाइक ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ बीच में अगर जो है, बीच में मान लो यहाँ पे बीच में जो है डिफॉल्ट, यहाँ पे मान लो बीच में फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, जब फॉल्ट आ जाता है तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से उठेगा ना, ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से मार्क छोड़ देगा। तो जो ये मार्क छोड़ देगा, तो ये जो पोर्शन है आपका, दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? डिप। ठीक है, डिप बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है दिस वन, ये कुछ इस तरीके से होगा ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक ऑफ द बेड अगर हम बोले तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिप डायरेक्शन, मतलब डिप डायरेक्शन पे अगर परपेंडिकुलर है तो इसको हम बोलेंगे आपका स्ट्राइक। ठीक है, और डिप मतलब इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट आर द टू क्राइटेरिया थॉट टू बी द नेसेसरी फॉर इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। कह रहा है अग्रय चट्टानों के निर्माण के लिए कौन से दो मानदंड आवश्यक माने जाते हैं? दो ऐसे मेजर क्राइटेरिया बताने हैं जो बहुत जरूरी है इग्नियस रॉक फॉर्मेशन करने के लिए। लो टेम्परेचर एंड मॉल्टन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर मॉल्टन स्टेट एंड मॉडरेट टेम्परेचर, या फिर क्रिस्टलाइज स्टेट एंड मॉडरेट टेम्परेचर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉल्टन स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए इग्नियस रॉक फॉर्मेशन बनने के लिए। देखो ये समझो कि अगर हम प्राइम मॉड्यूलर मटेरियल की अगर हम बात करें तो जहां से इग्नियस रॉक्स क्या होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, निकलता है। तो ये जो आपका वेरी हाई टेम्परेचर हो गया और एक मॉल्टन स्टेट हो गया, तो ये दो जो है बहुत हाई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है
जो जरूरी है इग्नियस रॉक फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा, व्हाट इज द लावा और मैग्मा करंट स्टेट। लावा या मैग्मा की वर्तमान स्थिति क्या है? ऑलवेज लिक्विड, सॉलिड, गैसियस, या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, या फिर गैसेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैग्मा की बात हो रही है। ठीक है, लावा या फिर मैग्मा का करंट स्टेट क्या है? मैग्मा मतलब समझते हो ना, मॉल्टन रॉक का नाम है, मतलब जो अर्थ सरफेस के अंदर में पाया जाता है। और लावा जो है वो मॉल्टन है, वो कहाँ से इरप्ट होता है? अर्थ के सरफेस में इरप्ट होता है। और लिक्विड मैग्मा की अगर हम बात करें तो ये अनदर नेम है लावा का। ठीक है, लिक्विड मैग्मा अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब कि वो लावा की बात हो रही है। तो यानी कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड, क्रिस्टल और गैसेस पाया जाता है। ठीक है, करंट स्टेट की अगर हम बात करें लावा की तो ये ऐसा होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, क्रिस्टल और गैसेस। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डू वोल्केनिक रॉक्स कम्स फ्रॉम। कहता है कि जो वोल्केनिक रॉक्स है ये कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से आते हैं, ज्वालामुखी चट्टानें कहाँ से आती हैं? बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इनसाइड द कोर, बिटवीन द मैंटल एंड कोर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैग्मा आ रही है, ठीक है, मैग्मा आ रही है तो क्या हो जाती है? कूल हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो ज्यादातर मूव नहीं कर पाती है, तो वहीं पे स्टोर रहती है। कहाँ पे? अर्थ के सर्फेस पे। ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस के पास, तो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो, जो एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स होते हैं ना वो फॉर्म हो जाते हैं। अगर वो ठंडी हो गई तो मूव नहीं कर पाएंगी, बहुत भारी हो जाएंगी, गर्म रहती हैं, लेकिन गर्म उसमें तब भी होगा, लेकिन कहा जाएगा उसको कि हाँ ये कूल हो गई है, तो वो जम गई है, पूरी तरीके से जम जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है? इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, स्यूडोक्रोमैटिज्म अकर्स ड्यू टू। तो ये किसके कारण अकर होती है? स्यूडोक्रोमैटिज्म, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस, रिफ्रैक्शन, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण जो है ये स्यूडोक्रोमैटिज्म अकर होता है। अब ये होता क्या है? स्यूडोक्रोमैटिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज एट्रीब्यूटेड टू साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिनरल सरफेस ड्यू टू माइन्यूट इंक्लूजन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द मिनरल एट डिफरेंट लोकेशन। देखो, अब इसका मतलब समझो। देखो, यहाँ पे स्यूडोक्रोमैटिक मिनरल होते हैं तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? ये फॉल्स कलर होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक ट्रिक होता है लाइट डिफ्रैक्शन का, उसके वजह से ये ऐसा होता है। इस केस में क्या होता है, जो कलर जो है वो वेरिएबल होते हैं, लेकिन इनका जो मिनरल है उसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम कहें तो प्रीसियस ओपल जानते हो ना आप? ओपल, ओपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो कलर प्रोड्यूस करते हैं ये फॉल्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, फॉल्स कलर होते हैं, इनका लाइट डिफ्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। तो यही होता है, इसी को हम बात करें स्यूडोक्रोमैटिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक? तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो है खेल है किसका? लाइट का खेल है, जो होता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन हमें शो होता है, हमें दिखता है वैसा। ठीक है, तो जो डिस्प्ले होता है कलर के द्वारा, वो क्योंकि कुछ ट्रिक्स हैं जो प्लेड किए जाते हैं लाइट के द्वारा, तो उसी को हम बोलते हैं साइक्रोमैटिक मिनरल या फिर फॉल्स कलर मिनरल। ठीक है, ये समझना जरूरी था। अब आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भैया? ऑप्शन दिया आपका, रेनी जस्ट हॉर, एन स्टेनो, एफ सी फिलिप, आर हुक। किसको जाना जाता है? देखो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जो अगर है जस्ट, अगर हम बात करें जस्ट है की, तो ये देखो फ्रेंच प्रिस्ट है ये। ठीक, मिनरोलॉजिस्ट भी थे ये, फ्रेंच प्रिस्ट मिनरोलॉजिस्ट रेनी जस्ट है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1743 से ये 1822 तक रहे। ये इनको फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गिब्साइट इज एन ओर ऑफ। तो गिब्साइट किसका? आयस्क है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, मैंगनीज का, लेड का, किसका है? गिब्साइट की बात हो रही है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो गिब्साइट जो है एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिनरल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? AlOS3। ठीक है, इस टाइप से याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ सकता है देख के कि ये भैया किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। गिब्साइट जो है इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का। इन दैट इट इज वन ऑफ द थ्री मेन फेज दैट मेक्स अप रॉक बॉक्साइट। तो बॉक्साइट बनाता है इसको। ठीक है, इसमें तीन मेन फेज होते हैं जिसके कारण क्या बनता है? बॉक्साइट रॉक बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एल्यूमिनियम का और क्या है? गिब्साइट, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फोनोलाइट इज अ वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ। फोनोलाइट किसका ज्वालामुखी तुल्य है? देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि फोनोलाइट इज अ वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ बेसाल्ट, ग्रेनाइट, नेफेलिन, सिनाइट, डायराइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नेफेलिन और साइनाइड। ठीक है, कैसे? देखो, नेफेलिन साइनाइड की अगर हम बात करें तो ये होलो क्रिस्टलिन प्लूटोनिक रॉक है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नेफेलिन और अल्कली फेल्ड्स्पार पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? अल्कली
फेल्ड्स्पार, ठीक है, ये पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो नेफ्लिन सेलेनाइट की अगर हम बात करें सेलेनाइट की, तो ये पेल कलर का होता है, कुछ कोर्स ग्रेन रॉक्स होते हैं इसमें, जिसमें मोस्टली अल्कली फेल्ड्स्पार होता है, ठीक है। और नेफ्लिन की अगर हम बात करें तो इसमें 20% होता है और 20% नेफ्लिन होता है। और ये अल्कली की बात करें फेल्ड्स्पार की तो 70% होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इसका कंपोजिशन। इसमें कुछ माइनर प्रोपोजिशन होते हैं डार्क मिनरल का, जैसे कि आपका हो गया सोडिक पायरोक्सिन हो गया, सोडिक हॉर्न ब्लेंडी हो गया और बायोटाइट कह सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वोल्केनिक इक्विवेलेंट है फोनोलाइट का, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये नेफ्लिन सेनाइट, ठीक है। तो साइनाइड या सेनाइड जो बोल सकते हो, नेफ्लिन साइनाइड बोल सकते हो, ठीक है, दोनों तो दोनों ही बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म बाय ग्लेशियल इरोजन, निम्नलिखित में कौन सा हिम नदों के पर्दन से बनता है। इमेज में देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि ग्लेशियल इरोजन के द्वारा क्या फॉर्म होता है, यार्दंग, पोर्टहोल्स, एरेट या फिर क्विस्टा, क्या होता है फॉर्म बताना है आपको। अगर ये पढ़ा होगा आपने, ये मुझे लग रहा है पढ़ा होगा आपने जियोलॉजी में, जो वैलीज पढ़ी होगी ना तब पढ़ा होगा आपने इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेट, ठीक है, एरेट। तो ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये एक नैरो रिज है रॉक का, जो क्या करता है, दो वैल्यू को सेपरेट करता है, ठीक है, दो वैल्यू क्या करता है, सेपरेट करता है। इट इज टिपिकली फॉर्म व्हेन टू ग्लेशियर्स इरोड पैरेलल यू शेप वैली, जब दो ग्लेशियर इरोड हो जाते हैं पैरेलल यू शेप वैली बना के, तब ये फॉर्म होता है आपका एरिट, ठीक है। एरिट कैन ऑल्सो फॉर्म व्हेन टू ग्लेशियर सर्कीज इरोड हेडवर्ड टुवर्ड एंड वन अनदर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये है आपका एरिट, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा इसको। ग्लेशियल इरोजन के अगर फॉर्मेशन के बाद अगर बोले कि क्या फॉर्म होता है, तो एरिट याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 23, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ, डोलोमाइट किसका आयस्क है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, किसका आयस्क है ये बताइए। डोलोमाइट की बात हो रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। डोलोमाइट किसका ओर है, मैग्नीशियम का ओर है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, Mg CO3 CaCO3, ठीक है, Mgco3 CaCO3, याद रखिएगा इसको, ठीक है। डोलोमाइट की इट इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो बेसिकली जो है ये प्राइमरी कंपोनेंट किसका है, सेडिमेंट्री रॉक्स का है, जिसको हम डोलोस्टोन बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो ये, अगर हम इसकी बात करें तो डोलोमाइटिक मार्बल हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपको। अब डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो रेयरली फाउंड ये किया जाता है मॉडर्न सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में, बट डोलोस्टोन जो है वो बहुत कॉमन है। अगर हम रॉक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो डोलोस्टोन जो है बहुत कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर इज नोन एज। अब देखो भैया, ये ही क्वेश्चन आ गया। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको डिसकंटिन्यूटीज बताई है, अगर आपको आपने उसको अच्छे से किया होगा ना, तो अब इसका आंसर आप आई थिंक आप लोग कर ही लोगे, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर इज नोन एज, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच की असंतता को किस रूप में जाना जाता है, मोरविसिक डिसकंटिन्यूटी, कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। मैं एक शॉर्ट में ये आपको बना के दिखा रही हूँ। ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका मेंटल, और ये होगा आपका क्रस्ट, ठीक है। तो कहता है कि आउटर कोर और इनर कोर, यानी कि कोर की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट में क्या था याद करो, इस तरीके से भी तो मैंने बताया था, अगर सीरियल वाइज भी याद होगा ना तब भी आप लगा लोगे। आउटर कोर और इनर कोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कॉन्ड्रेड बताया था, राइट। उसके बाद क्या बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा है, मोहरविसिक। उसके बाद मैंने गुटेनबर्ग बताया था, फिर मैंने क्या बताया था, रैपिटी, फिर लेहमान। अब इतना बताऊंगी, इससे ज्यादा नहीं मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, इसका मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, कहता है कौन से मेटल में सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो आगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस धातु का विशिष्ट गुरुत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व सबसे अधिक किसमें होता है, ब्रास, कॉपर, लेड या फिर स्टील, किसमें होता है, लेड में होता है, ठीक है, लेड में होता है। थोड़ा हम जानेंगे इसके बारे में। देखो अगर हम मेटल की बात करें तो लेड जो है सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसमें, ठीक है। इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में हाईएस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लेड ही आएगा, ठीक है। बाकी इसका आपको आंसर की जो है आपको मिल जाएगा नीचे, आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको सारा आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। सारा आंसर दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आप इसको टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आप
जो है चैनल को सर्च करना है और वहां से आप इसको पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी कोई दिक्कत हो ऐसा कुछ या कोई क्वेरी हो आपको कोर्स परचेस करने में हो रही हो या फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, यहाँ पे आप नंबर दिख रहा होगा आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक जरूर कर दीजिए, इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, एक लाइक तो कर ही दीजिए, क्या करते हो आप लोग, लाइक तो कर दीजिए। चलो ठीक है, लाइक कर दिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप लोग, क्योंकि नहीं करोगे सब्सक्राइब तो चैनल दिखेगा कहाँ से आपको, यूज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट कहाँ से मिलेगा, फर्दर अपडेट्स चाहने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। चलो तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।